मेरा नाम नौशीन है। हम पंजाब के शहर लाहौर के रहने वाले हैं। मेरे बाबा का लाहौर शहर में गाड़ियों का एक बहुत बड़ा शोरूम है। हम अपने माँ बाप की 2 ही बेटियां हैं। हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, मगर बाबा हम दोनों बेटियों को नापसंद करते थे। जब मेरे बाबा ने मेरी माँ से शादी की तो उसे बेटे की बहुत चाह थी, मगर अल्लाह पाक ने उन्हें पहली औलाद बेटी मेरी शक्ल में अता की। शादी के दूसरे साल जब मेरी माँ दोबारा उम्मीद से हुई तो मेरे बाबा को यकीन था कि इस बार बेटा ही होगा, मगर इस बार भी उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ा, क्योंकि मेरी माँ ने इस बार भी बेटी को जन्म दिया था। मेरी छोटी बहन के पैदा होते ही मेरे बाबा ने दूसरी शादी की रट लगा ली कि अब मैं बेटे की खातिर दूसरी शादी करके ही रहूँगा। मेरे वालिद एक ज़िद्दी किस्म के आदमी थे। वो हर हालत में दूसरी शादी कर लेते। अगर मेरे दादा अबू उन्हें अपनी जायदाद से बेदखल करने की धमकी ना देते तो। मेरी अम्मी मेरे दादा अबू की सगी बहन की बेटी थी और सबसे बढ़कर वो दादा अबू की बहुत ही लाडली थी। तभी दादा अबू ने अपने बेटे को दूसरी शादी नहीं करने दी। फिर अल्लाह ताला की ऐसी करनी हुई कि हम दोनों बहनों के बाद हमारे वालिदैन की कोई औलाद ना हुई। बस उसी दिन से मेरे वालिद हम दोनों बहनों से नफरत करने लगे थे। वक्त गुजरता गया और मैं 17 साल की हो गई। मैंने मैट्रिक अच्छे नंबरों से पास किया था। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, मगर मेरे बाबा चाहते थे कि हम दोनों बहनों की जल्दी से शादी हो जाए। वो तो मेरी शादी बहुत पहले ही करवाना चाहते थे। ये तो मेरी माँ ने शोर डाला कि लड़की को कम से कम 17 बरस का तो होने दो। मेरी छोटी बहन 15 साल की थी। मेरे बाबा कहते थे बस तुम्हारी शादी इसी साल होगी और अगले साल मैं तुम्हारी बहन को भी रुखसत कर दूंगा। हमारी पढ़ाई हो या हमारे लिए कोई चीज़ लेनी हो, मेरे सारे काम हमारी अम्मी ही करती थी। बल्कि कभी कभी तो बाबा पैसे देने से भी इनकार कर देते थे और फिर दादा अब्बू हमारी मदद किया करते थे। अब्बा ने जिस लड़के से मेरी शादी तय की थी उसको लड़का कहना भी मुनासिब नहीं होगा और वो 35 साल का था, जबकि मैं 17 साल की थी। हमारी उम्र में 18 साल का फ़र्क था। मेरी माँ ने बहुत शोर मचाया कि अभी नौशीन की उम्र ही क्या है, वो डॉक्टर बनना चाहती है, खुदा के लिए इसे पढ़ने दो अभी। मगर मेरे बाप ने मेरी माँ की एक नहीं सुनी और कहा कि मैं इन बेटियों का बोझ और नहीं उठा सकता। वैसे भी ये पराई होती हैं, अपने घरों के वक्त से हो जाएं तो और क्या चाहिए। लेकिन मैंने सुना था कि जिस शख्स से मेरी शादी करवाई जा रही है वो एक बहुत अच्छा इंसान था। उसके घर में ज़्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ उसकी एक बूढ़ी माँ और एक भाई था। मैंने ये भी सुन रखा था कि उसके घर का माहौल ही अच्छा है, कोई रोक टोक नहीं है, मैं कभी भी कहीं भी जा सकती थी। साथ ही वो पैसे भी अच्छे कमाता है। और मेरे बाबा ने कहा कि मर्द की कमाई देखी जाती है, शक्ल और उम्र में क्या रखा है। लेकिन मैं बहुत डरी हुई थी। मैं शादी नहीं करना चाहती थी। जब मुझे दुल्हन बनाया जा रहा था तो मेरे हाथ पांव कांप रहे थे और मेरे आसपास की औरतें ये जानती थीं कि मैं शर्म से नहीं कांप रही, बल्कि मैं बहुत डरी हुई थी। सबने समझाया कि डरने की कोई बात नहीं है। औरतें कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़कर कमरे से गईं तो मेरी छोटी बहन अंदर आ गई। मेरी बहन का नाम फिरदौस था। वो खुद सजी हुई थी और बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत थी। वो बहुत खुश थी। आज मेरी छोटी बहन ने एक अजीब सी बात कर दी जिसे सुनकर मैं हैरान परेशान हो गई। जब उसने मुझे कहा कि आप तो बहुत डरी हुई लग रही हैं, तो मैंने कहा हाँ वाकई मैं बहुत डरी हुई हूँ। शादी कोई बच्चों का खेल नहीं होता है। अचानक से इंसान की सारी ज़िंदगी, माहौल, रहन सहन सब कुछ बदल जाता है और नई नवेली दुल्हन तो अपनी मर्जी से उठ के भी कहीं नहीं जा सकती। और अचानक मेरी मासूम सी बहन ने इतनी बड़ी बात कह दी। वो कहने लगी कि नई दुल्हन को और भी बहुत से फ़ायदे मिलते हैं, क्या आपको उनके बारे में कुछ नहीं पता? मैंने उसे हैरान होकर देखा और पूछा ये कौन से फ़ायदे की बात कर रही हो? तो कहने लगी बाजी आप मुझसे बड़ी हैं, आपको ज़्यादा पता होगा और इतनी भी मासूम ना बने। मैं हैरान परेशान रह गई। मेरी शादी में एक बहुत ही अजीब काम हुआ। मुझे पता चला कि मेरा दूल्हा कहीं गुम हो गया है। 2-4 घंटे से तो यही कहा जा रहा था कि अभी आ जाता है, लगता है किसी काम से गया है। लेकिन जब वक्त गुजरता गया तो सारे ही परेशान हो गए कि आखिर भला एन टाइम पर वो कहाँ गायब हो गया। मेरे दिल में तो बड़े ख्याल आने लगे कि कहीं वो इस रिश्ते से राज़ी नहीं था, इसलिए एन वक्त पर चला गया है।
और मेरी होने वाली सास का कहना था कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो इस शादी से बहुत ज़्यादा खुश था, अभी आ जाएगा। थोड़ी देर बाद वसीम वापस आ गया। सबने उससे पूछा कि आखिर वो कहाँ गया था, तो कहने लगा कि मिठाई लाना भूल गए थे, इसलिए मैं मिठाई लेने चला गया था, लेकिन वापसी पर ट्रैफिक में फंस गया, बहुत माजरत चाहता हूँ। सबने उसे कहा कि तुम्हें जाने की क्या ज़रूरत थी, तुम किसी और को भेज देते। उसका कहना था कि नहीं, ये काम मैं खुद करना चाहता था। खैर, मेरी शादी हो गई और मैं अपने हकीकी घर में आ गई। मेरी सास मेरे कमरे में आई तो उन्होंने मुझे अपनी बेटी मान लिया और कहा कि इस घर को अपना घर समझना, तुम्हें यहाँ किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर वसीम तुम्हारे साथ कोई बदसलूकी करे या तुम्हें कुछ बुरा भला कहे तो तुम आकर मुझे बताना। और मैं अपने सास के रवैये से बहुत खुश हुई। अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया कि उसने मुझे इतनी अच्छी सास दी, वरना हमेशा यही सुनती आई थी कि सास कभी अच्छी नहीं होती है और आपका जीना हराम कर देती है। मेरी सास तो बहुत अच्छी थी। वसीम जब रात को कमरे में आया तो उसने आते ही अपने सर पर पहना हुआ कुला एक तरफ फेंक दिया। शेरवानी को ऐसे ही बेदर्दी से उतारकर फेंका जैसे उसमें बहुत तंग था। वो तो अपने ही कामों में लगा था, जैसे भूल गया हो कि मैं भी उसके कमरे में बैठी हूँ। उसने अचानक मेरी तरफ देखा। ये लो तुम्हारा मुंह दिखाई का तोहफा, अम्मी ने तुम्हारे लिए पसंद किया है। उसने एक छोटी सी डबिया मेरी तरफ उछाल दी। जब मैंने उसे शुक्रिया कहना चाहा तो उसने पहले ही हाथ के इशारे से मुझे कहा कि हाँ ठीक है, आप जाओ, कपड़े बदल लो। मैं वॉशरूम की तरफ चली गई। वापस आई तो देखा कि वसीम बहुत गहरी नींद में सो रहा था। यहाँ तक तो ठीक था कि वो थक गया होगा, लेकिन उसका रवैया मेरे साथ बहुत ही अजीब था। उसने तो मुझे एक नज़र देखा भी नहीं, मुझसे बात नहीं की, और तो और वो तोहफा भी कैसे फेंका था। सुबह एक और हरकत हुई जब मेरी सास मेरे कमरे में आई और मुझे एक जोड़ा दिया। बोली कि तैयार हो जाओ, आज तुम्हारा इस घर में पहला दिन है। वसीम पहले ही उठकर कहीं चला गया था। जब मैं तैयार होकर नीचे आ रही थी, मुझे किसी की हंसने की आवाज़ें आईं। ये देखकर मैं हैरान हो गई कि वो मेरी छोटी बहन थी, जो मेरे शोहर के मुकाबिल बैठी नाश्ता करने में मसरूफ़ थी और साथ ही उसकी किसी बात पर बहुत खिलखिलाकर हंस रही थी। आप भी आ गई, इतनी प्यारी लग रही हैं माशाअल्लाह, कहीं आपको नज़र ना लगे। इधर आए ना, हमारे साथ बैठें। मैंने देखा कि मेरे वहाँ आने के बाद वसीम का मूड बिल्कुल ही ऑफ हो गया था। फिर मैंने फिरदौस से पूछा कि अम्मी अब्बू क्यों नहीं आए, तो कहने लगी उनको कोई काम था, इसलिए नाश्ता लेकर मैं आई हूँ। आखिर मैं ही तो उस घर की बड़ी हूँ, आप तो वहाँ से चली आई हैं, अम्मी अब्बू को आना चाहिए था, मैंने गुस्से में कहा था। तभी वसीम बोले, अगर ये नाश्ता लेकर आ गई है तो तुम्हें क्या मसला है? एक तो तुम्हारी बहन ने तुम्हारा इतना ख्याल किया और तुम बहस कर रही हो। उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। वो मेरी बहन की तरफदारियां कर रहे थे। अगले दिन मेरा वलीमा भी था। शादी के 2-4 दिन और भी गुजर गए। मैंने अपनी सास से कहा कि वो घर का कोई काम नहीं करेंगी, सारा घर मैं संभाल लूँगी। उन्होंने मना किया, लेकिन मैंने ज़िद की। मेरी सास मेरे साथ इतनी अच्छी थी और मुझे भी उनका ख्याल करना चाहिए था। वैसे भी इतने काम नहीं थे, 4 लोगों के भला क्या काम होते हैं। अभी मेरी शादी को 1 हफ्ता हुआ था कि मेरी बहन मेरे घर आई। मेरी बहन ने कहा कि मुझे आपका वलीमे वाला सूट चाहिए, मुझे अपनी स्कूल की किसी पार्टी में जाना है। मैं हैरान होकर बोली कि बाबा ने तुम्हें स्कूल की पार्टी में जाने की इजाज़त कैसे दे दी? तो उसने कहा कि बस मैंने किसी तरह उन्हें मना लिया, लेकिन ये बात काबिल हज़म नहीं थी, क्योंकि मेरे अब्बू कभी भी हमें ऐसे किसी पार्टी में जाने की इजाज़त नहीं देते थे। जल्दी करें, मुझे तैयार भी होना है। मेरी बहन ने जल्दी से मेरे वलीमे वाला सूट और उसके साथ के जूते और जेवरात उठाए और वहाँ से चली गई। कहने को तो वसीम और मेरी शादी हुए 1 हफ्ता हो गया था, लेकिन हमारे बीच में मियाँ बीवी वाला कोई ताल्लुक नहीं था। मुझे तो ये भी मालूम नहीं था कि वो किस टाइम कहाँ जाते हैं, कहाँ होते हैं, कहाँ से आते हैं। वो तो मुझे अपना कोई काम भी नहीं कहते थे। 2 दिन बाद हमारे घर में एक अजीब हरकत हुई। हमारे घर वसीम की खाला आई और ये गिला करने लगी कि मेरे घर अभी तक दावत पर क्यों नहीं आए। मेरी सास ने कहा कि ये दोनों तो अभी किसी के यहाँ दावत पर नहीं गए हैं, अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं। तो वो फ़ौरन बोली कि तुम झूठ तो ना बोलो, ये दोनों अपनी फूफो के घर जा सकते हैं, तो मेरे घर आने में क्या कबाहत थी।
मेरा घर भी तो इसी गली में है। मैंने खुद दोनों को गली में जाते हुए देखा है। मैं किचन में खड़ी इनके लिए चाय बना रही थी, लेकिन ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई कि आखिर ये क्या कह रही हैं। मेरी सास ने कहा कि नहीं, ये तो कहीं नहीं गए। तो वो कहने लगी कि अब बेटे की शादी हो गई है, अब वो तुम्हें बताकर थोड़ी जाएगा। वैसे भी तुम बूढ़ी हो गई हो, तुम्हें याद कहाँ रहता है। खाला तो हमें ये कहकर चली गई, लेकिन मेरी सास के दिल में एक बात डाल गई कि शायद हम लोग उनसे पूछे बगैर कहीं गए हैं। मेरी सास ने पूछा कि बेटा मुझे तो बताकर जाते। मैंने कहा कि मैं उनके साथ कहीं भी नहीं गई, लेकिन जब खाला ने खुद कहा कि उसने हमें गली में जाते हुए देखा है, तो फिर इसमें कोई झूठ की बात नहीं थी। मेरी सास यही समझी कि मैं झूठ बोल रही हूँ। मेरी सास ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हें जाने से नहीं रोकूंगी, बस मुझे बता देना। हमारा खानदान बहुत बड़ा है और सब लोग तुम्हारी दावत करना चाहते हैं, इसलिए फिर एक घर जाओ, दूसरे के घर ना जाओ, बुरा लगता है। और मैं तो उनके साथ कहीं भी नहीं गई। मैं बोलती रह गई, लेकिन मेरी सास को यही लगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ। आखिर उस औरत ने वसीम के साथ किसको देख लिया कि वो ऐसी बात करके चली गई। मेरी जुर्रत नहीं थी कि मैं इस बारे में अपने शोहर से बात करती। मैं तो उसे अपने हक की बात भी नहीं कर पा रही थी। मैं उसकी बीवी हूँ और उसको मेरे साथ अपना रवैया ठीक रखना चाहिए। एक दिन मैंने सोचा कि ये मुझे अपनी बीवी समझता भी है या नहीं। मैंने उसे कहा कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मेरे कच्चे दिमाग में ये बात घूम रही थी कि अगर वो मुझे अपनी बीवी समझता है तो मुझे पैसे ज़रूर देगा, और अगर मुझे अपनी बीवी नहीं समझता तो मुझे पैसे देने से इनकार कर देगा। उसने मुझसे पूछा कि तुम्हें कितने पैसों की ज़रूरत है। मैंने कहा कि मुझे 2000 चाहिए। उसने फ़ौरन 2000 निकाल कर मेरी हथेली पे रख दिए और कहा, और पैसों की ज़रूरत हो तो मुझे बता दिया करो। मैं पगली इसी बात पर खुश हो गई कि मेरे शोहर कम से कम मुझे अपनी जिम्मेदारी तो समझता है, और शायद उसको इस रिश्ते को कबूल करने के लिए थोड़े वक्त की ज़रूरत है। मैं इसी बात पे खुश थी कि धीरे धीरे मेरे घर गृहस्थी भी बस जाएगी और सब ठीक हो जाएगा कि एक दिन मेरी बहन मेरे घर आई और आकर मेरे कमरे में बैठ गई। मैंने उसे कहा कि तुम्हें थोड़ी देर यहाँ ही बैठना होगा, क्योंकि मैंने चूल्हे पे हांडी चढ़ाई है, अगर नहीं गई तो वो जल जाएगी। उसने कहा कि कोई मसला नहीं है, आप अपने काम ख़त्म कर लें, मैं कमरे में ही बैठी हूँ, आराम से अपने काम ख़त्म कर लें। और मैं अपना काम ख़त्म करके वापस आई तो देखकर हैरान रह गई। मेरी बहन मेरे कमरे में बेहोश पड़ी थी। मैं बुरी तरह परेशान हो गई। मैंने अपनी सास को आवाज़ दी, वो भी घबरा गई कि बच्ची को क्या हो गया है। मैंने वसीम का नंबर मिलाया, लेकिन उसका नंबर ऑफ जा रहा था। इतने में मेरा छोटा देवर आ गया। मैं अपनी बहन को डॉक्टर के पास ले गई। अम्मी अब्बा भी वहाँ आ गए। डॉक्टर ने कहा कि कोई मसला नहीं है, शायद इसको कमज़ोरी है, इस उम्र में ऐसा होता है। मैंने फिरदौस से दरियाफ्त किया कि तुम्हें क्या हुआ था। उसने कहा कि मुझे चक्कर आ गए थे, पर आज वो मुझसे नज़र नहीं मिला पा रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। वो बहुत थकी हुई थी और परेशान लग रही थी। मैंने उसे एक तरफ ले जाकर पूछा कि घर में तो सब ठीक है ना, अम्मी अब्बू तो नहीं लड़े। तो कहने लगी कि नहीं, अब उन्होंने लड़ना छोड़ दिया है। खैर वो अम्मी अब्बू के साथ घर चली गई। मैंने शाम को उसकी सेहत पूछने के लिए कॉल की तो उसने मुझसे बात करने से इनकार कर दिया। अम्मी का कहना था कि वो किसी से भी बात नहीं कर रही, वैसे तबीयत उसकी ठीक है। मैंने कहा कि ठीक है, उसको ज़्यादा तंग नहीं करें। 2 दिन बाद फिरदौस फिर से मेरे घर आई। मैंने उसे बाहर हाल में बैठने को कहा। मेरी सास ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। मैं उनकी बात सुनने लगी। वापस आई तो फिरदौस हाल में नहीं थी। मैंने उसको आवाज़ दी, उसे तलाश करने लगी। वो मेरे कमरे में थी और बेहोश पड़ी थी। मैं फ़ौरन उसकी तरफ बढ़ी, डॉक्टर के पास ले गई। सब परेशान थे। मैं हैरान थी, आखिर वो हर बार मेरे घर आकर ही बेहोश क्यों हो जाती थी। मैंने फिरदौस से बात करने की कोशिश की और वो मुझसे बात नहीं कर रही थी। अगर उसको मुझसे बात करनी थी तो मेरे घर क्यों आई थी? ये बात मुझे अंदर ही अंदर से खाई जा रही थी। एक दिन मैं छत पर थी कि मैंने गली में झांका तो फिरदौस आ रही थी। मैं जल्दी से नीचे आई और सास से कहा कि फिरदौस आ रही है, आप उसे कहिएगा मैं बाजार गई हुई हूँ। फिर मैं अपने कमरे में छुप गई। मेरी सास ने ऐसा ही किया। कुछ देर बाद फिरदौस मेरे कमरे में आई और आसपास देखने लगी। वो रो रही थी। अचानक वहाँ कुछ ऐसा हुआ कि मेरी जान निकल गई। वो रो रही थी,
کہ اچانک میرا شوہر وسیم کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے میری بہن کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اگر آج تم نے بے ہوشی کا ڈرامہ کیا تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا، چپ چاپ میرے ساتھ چلو۔ میں حیران رہ گئی کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ مزاحمت کر رہی تھی، اس کے ساتھ جانا نہیں چاہتی تھی۔ میں اپنی بہن کو بچا سکتی تھی، لیکن مجھے جاننا تھا کہ یہاں پر کیا چل رہا ہے۔ وسیم نے کہا کہ پہلے تو تمہارے اتنے نخرے نہیں تھے، اب تمہیں نخرے کرنے آ گئے ہیں۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں بدنام کر کے رکھ دوں گا۔ یہ بات یاد رکھنا کہ ہمیشہ عورت بدنام ہوتی ہے، مرد پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ فردوس کی مٹھی میں بے ہوشی کی دوا تھی۔ وہ اس دوا کو کھانے لگی کہ وسیم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، دوائی اس سے چھین لی۔ اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ آج نوشین گھر پہ نہیں ہے، اس لیے تمہیں آج بچانے کوئی نہیں آئے گا۔ ہمت ہے تو چلاؤ، بلاؤ سارے گھر والوں کو، لیکن تم ایسا کبھی نہیں کرو گی کیونکہ تم جانتی ہو کہ تم بھی قصوروار ہو۔ میں جھٹکے سے پردے کے پیچھے سے نکلی تو وہ مجھے دیکھ کر وسیم اور فردوس دونوں کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ فردوس میرے پاس آئی اور میرے قدموں میں بیٹھ کر کہنے لگی کہ آپی، کہ میں بہت گنہگار ہوں، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، لیکن خدا کے لیے مجھے اس بندے سے بچا لو۔ شور کی آواز سن کر میری ساس اور دیور بھی وہاں آ گئے۔ میری ساس وسیم کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس وقت وہ آفس میں ہوتا تھا اور دراصل وہ پچھلے دروازے سے آیا تھا۔ میری ساس نے پوچھا کہ کیا چل رہا ہے یہاں؟ میں نے بھی سوال کیا کہ تم میری بہن کو کہاں لے جا رہے تھے؟ یہ بہن جسے تم معصوم سمجھتی ہو، یہ بالکل بھی معصوم نہیں ہے، وہ نفرت سے بولا اور گھر سے باہر چلا گیا۔ پھر فردوس نے روتے ہوئے مجھے کہا کہ وسیم کے ساتھ اس کا تعلق ہماری شادی سے پہلے کا تھا، لیکن فردوس نے اسے بتا دیا تھا کہ جب تک اس کی بڑی بہن کی شادی نہیں ہو جاتی، گھر والے چھوٹی بہن کی شادی نہیں کریں گے۔ پھر ابا نے زبردستی آپ کی شادی وسیم سے کر دی۔ آپ کی شادی والے دن بھی ہم لوگ ساتھ تھے، جھگڑ رہے تھے، اور اس کے بعد بھی ہم لوگ روز ملا کرتے تھے، باہر جاتے، سیر کرتے۔ ایک دن میں آپ کا سوٹ مانگنے آئی تھی۔ اس دن میں وسیم کے ساتھ گھومنے پھرنے گئی تھی اور آپ کے کپڑے اس لیے پہنے تھے تاکہ کسی کو ہم پہ شک نہ ہو، اور وسیم نے کہا تھا کہ اس کی خالہ نے ہمیں دیکھ لیا ہے، لیکن وہ بے خوف تھا، اس کو کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا، کہتا تھا تمہاری بہن کب تک تم سے ناراض رہے گی، ایک دن مان ہی جائے گی، تم دونوں بہنیں ساتھ رہو گی، اس سے اچھا کیا ہوگا۔ لیکن میں اس بات سے انجان تھی کہ دو بہنوں سے نکاح جائز نہیں ہے۔ یہ بات مجھے پتہ چلی تو میں یہ سوچنے لگی کہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے اسے آپ کو طلاق دینی ہوگی، اور میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ آپی، ہم نے ابھی تک کوئی گناہ نہیں کیا ہے، لیکن اب وسیم مجھ سے نکاح کرنا چاہتے تھے۔ مجھے معاف کر دیں آپی، مجھے شادی کرنے کا بہت شوق تھا، اور امی ابو ہمیشہ آپ کی شادی کی بات کرتے تھے، اور وہ کبھی بھی مجھے پسند کی شادی کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ میں بری طرح پھنس گئی تھی۔ میں 3 بار آپ کے پاس آئی، سب بتا دینا چاہتی تھی، اور پھر ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی، اور تینوں بار میرا وسیم سے سامنا ہو جاتا۔ پہلے 2 بار میں ڈر سے بے ہوش ہو گئی۔ میں نے اس سے بچنے کے لیے اس چیز کو ڈھال بنا لیا۔ آپ کو ہر بار اپنے لیے پریشان دیکھ کر اپنے گناہ کا احساس اور بھی شدت سے ہوتا تھا مجھے۔ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے اپنی جان لینے کی بھی کوشش کی، لیکن مجھ میں خودکشی کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ پھر دوست میرے پاؤں پکڑ کر رو رہی تھی، لیکن میں نے اس کی اس دسترس سے اپنے پاؤں پیچھے کر لیے، اور وہ مزید رونے لگی۔ میری ساس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے اپنے بیٹے کی ایسی پرورش نہیں کی، پھر وہ اس حد تک کیسے گر گیا کہ 2 لڑکیوں کی زندگی کو برباد کر دیا۔ میری بہن معصوم سے چھوٹی بچی تھی، وسیم تو ایک بالغ اور عمر رسیدہ انسان تھا، اس سے اس طرح کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ لیکن بہرحال غلطی فردوس سے بھی ہوئی تھی۔ میری ساس نے میرے ماں باپ کو بھی گھر بلایا اور وسیم کو بھی، اور ان کے سامنے یہ سارا معاملہ رکھا۔ میں حیران تو اس بات پر تھی کہ وسیم اپنے کیے پر شرمندہ نہیں تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں کسی سے معافی نہیں مانگوں گا، اپنی ایک بیٹی کو میرے سے طلاق دلائیں اور دوسری کا مجھ سے نکاح کر دیں، نہیں تو میں اس کے خلاف بدنامی پھیلا دوں گا۔ اسے اپنی ماں کے آنسوؤں کو بھی پرواہ نہیں تھی جو ہمارے سامنے اس قدر شرمندہ ہو رہی تھی۔ اور پھر وہاں ایک ایسی حرکت ہوئی جس کے بعد وسیم کا سر شرم سے جھک گیا، لیکن اس کی ماں کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔
اور ہم سب حیران رہ گئے۔ وسیم کا چھوٹا بھائی نعیم جو ہمیشہ چپ چاپ رہتا تھا آج بولا تو سب کو حیران ہی کر دیا۔ اس نے کہا کہ آپ کو جو کرنا ہے کریں، میں فردوس سے نکاح کروں گا، جو غلطی آپ نے کی ہے اب میں صحیح کروں گا اور بھابھی کی بھی خلا کرواؤں گا کیونکہ آپ اتنی اچھی عورت کے ساتھ رہنے کے حقدار نہیں ہیں۔ وسیم نے نعیم کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ بات ہاتھا پائی تک آ گئی۔ میرے والد صاحب آگے بڑھے اور کہا کہ خبردار جو اس کو ہاتھ بھی لگایا۔ ایک ہفتے بعد فردوس کا نکاح نعیم سے کروا دیا گیا۔ وسیم نے دیکھا کہ اس کا سارا خاندان، اس کا اپنا بھائی اور اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ نہیں تو وہ بہت شرمندہ ہوا اور سب سے معافی مانگنے لگا، لیکن میں اب اپنا ارادہ بنا چکی تھی۔ میں نے کہا کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور میں اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ میری ساس میرے پاس آئی اور مجھے سمجھانے لگی کہ جتنی غلطی وسیم کی تھی اتنی ہی فردوس کی بھی تھی۔ اگر تم اپنی بہن کو معاف کر سکتی ہو تو ہم سب وسیم کو بھی معاف کر سکتے ہیں۔ وسیم کو بھی اب اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ بار بار مجھ سے معافی مانگ رہے تھے مگر میرا دل ٹوٹ چکا تھا، میرا بھروسہ ان پر سے اٹھ چکا تھا۔ جب میں نے اپنا فیصلہ نہ بدلا تو وسیم روتے ہوئے گھر سے باہر چلے گئے۔ کچھ دیر بعد میرا موبائل بجا اور ہمیں خبر ملی کہ وسیم ایک حادثے کا شکار ہو گیا ہے۔ ہم سب ہسپتال بھاگے۔ وسیم کی حالت بہت بری تھی، وہ بہت زخمی تھا اور اب بھی مجھ سے معافی مانگ رہا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے اسے معاف کر دیا اور اس کی زندگی کی دعائیں کرنے لگی۔ اللہ نے میری دعائیں سن لی اور وسیم 1 ماہ ہسپتال میں رہنے کے بعد گھر آ گیا۔ فردوس اور نعیم ہمیشہ کے لیے کراچی شفٹ ہو گئے اور میں اب وسیم کے ساتھ ایک ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہوں۔ وسیم اب بہت بدل گئے ہیں، میری ہر بات مانتے ہیں اور اس بات کو 3 سال گزر گئے ہیں۔ ہمارے 2 بیٹے بھی ہیں اور آج ہم سب بہت خوش ہیں۔